अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस। गोरखपुर नाम के गांव में जतिन नाम का आदमी रियल एस्टेट का व्यापार करता था। उसके घर, फ्लैट, विलाज सब अच्छे से सेल हो रहे थे। उसी भरोसे वो गांव के आसपास लगभग 10 एकड़ जमीन खरीद लेता है। जतिन मॉडर्न हाउस का बोर्ड लगाकर वहां के इंजीनियर प्रदीप को बुलाता है। प्रदीप कहता है, सर आपने मुझे बुलाया? टाइम पास नहीं हो रहा था। दोनों मिलकर गिल्ली डंडा खेलते हैं, आ जाओ। सर मुझे वो खेलना नहीं आता। चेस, क्रिकेट, कबड्डी ये अच्छे से खेल सकता हूँ मैं। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैंने बहुत सारे कप भी जीते हैं सर। अरे बस करो। देखो मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी है। मैं जतीन मॉडर्न हाउस का बोर्ड भी लगा चुका हूँ। अब तुम्हें यह करना है कि। हाँ मुझे समझ में आ गया सर। हमें यहाँ मॉडर्न हाउस बनाकर लोगों को बेचना है। इतना ही ना सर? लोगों को नहीं तो क्या जानवरों को बेचेगा क्या प्रदीप? अरे आप भी ना सर। कल मॉडर्न हाउस के संबंधित प्लान्स और डिजाइन बनाकर लेकर आऊंगा मैं। ऐसा कहकर प्रदीप वहां से चला जाता है। जतिन उस 10 एकड़ जमीन को देखते हुए ख्याली पुलाव पकाने लगता है। करोड़ों रुपए लेकर लक्ष्मी देवी उसके पास आई है, ऐसा कहकर वो सपने देखने लगता है। अगले दिन प्रदीप मॉडर्न हाउस के डिजाइन और प्लान लेकर साइट के पास आता है और जतिन को सारा प्लान समझाता है। वो प्लान सुनकर जतिन प्रदीप की तारीफ करता है। दिन गुजर रहे थे। वहां 10 मॉडर्न हाउस बन चुके थे। उन्हें सेल के लिए रखते हैं। उसकी तालुका में पब्लिसिटी भी करते हैं। अखबारों में इश्तिहार देते हैं, फ्लेक्स भी लगाते हैं और घर घर में पैम्पलेट भी डालते हैं। इतना सब करने के बाद जतिन ऑफिस के पास लोगों को रिस्पॉन्स कैसा होगा यह सोच रहा था। इतने में उसका फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है। हाँ बताइए, आप हमारे साइट पर आए। पहले आप देखिए, अगर आपको पसंद आ गया तो ही हम दाम की बातें करेंगे। सारी बातें फोन पर नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे। ऐसा कहकर जतिन फोन रख देता है कि तभी फिर से फोन बजता है। वो सभी से यही कहता है। रोज फोन आ रहे थे, कस्टमर ऑफिस पर भी आ रहे थे, देख रहे थे, पर कोई भी एक भी घर नहीं खरीदता या कोई भी खरीदने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं बता रहा था। जतिन और प्रदीप को प्रॉब्लम क्या है कुछ समझ में नहीं आती और वो उदास हो जाते हैं। एक दिन गोविंद नाम का आदमी अपनी पत्नी गंगा को लेकर साइट पर आता है और वहां वो घर देखते हैं। आजू बाजू देखते हैं, कुछ दूर पर केमिकल की फैक्ट्री दिखाई देती है। उसमें से आ रहा काला पानी और गंदगी भी दिखाई देती है। आपका ये मॉडर्न हाउस हमें बहुत पसंद आया, लेकिन आसपास वातावरण हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ केमिकल की बदबू है। शायद पानी में भी केमिकल मिल रहा होगा। हम आपका बताया हुआ पैसा डालकर घर सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आराम से रह सके। क्यों, है ना? हाँ जी, आपने सही कहा। आप अपने घर कहीं और बनाइए या फिर उस फैक्ट्री को यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा करने से ही आपके मॉडर्न हाउस सेल होंगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उस फैक्ट्री को अपनी साइट के पास से निकालने के लिए जतिन फैक्ट्री के मालिक से बात करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो फैक्ट्री का मालिक बिल्कुल भी अपनी फैक्ट्री को वहां से निकालने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से जतिन वहां घर बनाना रोक देता है और वो उदास हो जाता है। ऑफिस में वो अकेला बैठा होता है। प्रदीप कहता है, रात होने को आई है, अभी तक आप घर नहीं गए। मुसीबत को सामने रखकर मैं घर जाकर कैसे सो जाऊं? इस जमीन को खरीदने के लिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब घर नहीं बिक रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे परिवार की हालत को सोचकर मुझे ही डर लग रहा है प्रदीप। अरे ये क्या सर, अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो कैसे चलेगा? वैसे सोचने के बाद मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा नाम भी आएगा। क्या है बताओ प्रदीप। अगर सब तरीके से बात हमारे हक में है तो हम जरूर करेंगे। सर हम अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस बनाएंगे। प्रदीप की बताई बातें जतिन के समझ में नहीं आती। वो उसका मुंह देखने लगता है। जतिन के उस चेहरे को देखकर प्रदीप समझ जाता है और वो जतिन को पूरी बात साफ साफ बताता है। ये सुनकर जतिन बहुत खुशी और जोश से कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा प्रदीप। देरी मत करो और जल्दी से काम शुरू करो। प्रदीप तुम अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस बनाना शुरू कर दो। जतिन के यह कहते ही अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के काम शुरू करता है। इंजीनियर प्रदीप साइट के पास एक बहुत बड़ा बैनर लगाते हैं। अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के पहले 3 घर बनाते हैं और उन्हें सेल के लिए रखते हैं। फिर से उसकी पब्लिसिटी करते हैं, पैम्पलेट्स डालते हैं। जतिन दफ्तर में बैठकर फोन की तरफ देखते हुए परेशान हो रहा था। पेपर में इश्तिहार देकर 2 घंटे हो गए, अभी तक एक भी फोन नहीं आया। ऐसा कहकर जतिन थोड़ा उदास होने लगता है। इतने में इंजीनियर प्रदीप वहां आते हैं। वो कहता है, क्या बात है सर, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब अच्छा ही होगा। प्रदीप ऐसा कह ही रहा था कि जतिन का सेलफोन रिंग होता है। वो कॉल
गोविंद का था। गोविंद अपनी पत्नी को लेकर साइट पर आ रहा है ऐसा कहता है और वो पक्का एक घर खरीदने की बात भी करता है। यह सुनकर जतिन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। गोविंद और उसकी पत्नी दोनों अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस साइट पर आते हैं। वहां घर देखते हैं। वो उन्हें बहुत पसंद आता है। वो तुरंत सारे पैसे भरकर घर खरीद लेते हैं। उस दिन से हर दिन जतिन को फोन कॉल आने लगे। हर कोई उस अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस के लिए पूछते हैं। जतिन प्रदीप को पार्टनर बना लेता है। अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस की सारी जिम्मेदारी वो प्रदीप को सौंप देता है। जतिन साइट पर ना जाते हुए सब कुछ ऑफिस में बैठकर बिजनेस की बातें करता है। इस तरह से अंडरग्राउंड मॉडर्न हाउस सेल हो जाते हैं। अंडरग्राउंड मड डॉग हाउस। एक गांव में राम और जानकी नाम के दंपति और गौतमी और कार्तिक नाम के बेटा और बेटी रहते थे। कार्तिक के पास टॉम नाम का एक पालतू कुत्ता रहता था। कार्तिक हमेशा उस कुत्ते के साथ खेलता रहता था। राम और जानकी एक बैग में सोना रखते थे। टॉम उस बैग को लेकर खेलते हुए कहीं फेंक देता है। अरे कार्तिक, यहाँ पर एक बैग रखा था, तुमने देखा है क्या? उसमें सोना था। पापा, मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम? यही तो रखा था। हाँ, मैंने टॉम को उस बैग के साथ खेलते हुए देखा, लेकिन माँ मुझे नहीं मालूम था उसमें सोना है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर से सोना खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम और टॉम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। कार्तिक दुखी होकर घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। टॉम खेलते हुए एक सुरंग में अंडरग्राउंड में चला जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। टॉम, टॉम, ये कहकर वो चिल्लाते हुए उसे ढूंढता रहता है। इतने में टॉम की आवाज अंडरग्राउंड से आती है। टॉम, तुम कहाँ हो? वो अंडरग्राउंड में जाता है। अंडरग्राउंड में एक छोटा सा हाउस बना हुआ था। वहां पर एक बूढ़ी औरत छोटे कुत्तों की देखभाल कर रही थी। आप कौन हो? मेरा टॉम मुझे वापस कर दो। तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हारे टॉम को और बहुत सारा सोना भी दूंगी। क्या करना है? मुझे थोड़े पपीज चाहिए। पपीज? लेकिन क्यों? मैं उनका पालन करूंगी। क्यों इस अंडरग्राउंड में रह रहे हो? बाहर क्यों नहीं जाओगे? मेरा नाम गौरी है। मैं कुत्तों से नफरत करती थी। कुछ साल पहले एक स्वामी जी के आश्रम में उनकी सेवा करती थी। उनके पास एक कुत्ता था जो उन्हें बहुत पसंद था। मैं कितना भी घर को साफ करती, लेकिन वो सारा गंदा कर देता था। और एक दिन, गौरी, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मेरे आने तक कुत्ते का बहुत ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। ये कहकर वो चले गए। इस तरह वो तीर्थ पर गए थे। मुझे लगा कि किसी तरह मुझे उस कुत्ते को आश्रम से भगा देना चाहिए। मैंने बहुत बारी कोशिश की। जितनी भी बार मैं उसे आश्रम से निकालती, वो शाम होने पर फिर से आश्रम को वापस आ जाता। इसीलिए मैंने चिढ़कर उस कुत्ते को आश्रम के नीचे एक सुरंग में बंदी बना दिया। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी आश्रम को वापस आए। गौरी, सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल स्वामी जी। आपकी यात्रा कैसी गई? मेरी यात्रा सफल रही। हाँ, वो कुत्ता कहाँ है? आपके जाने के बाद कुत्ते का कोई पता नहीं स्वामी जी। मैंने सोचा वो आपके साथ ही चला गया। मेरे साथ क्यों आएगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी देखभाल अच्छे से करना। वो गुस्सा होकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान जाते हैं। नीच! एक बेजुबान पर तुमने इतनी हिंसा की। तुम्हारा शेष जीवन एक अंधेरी सुरंग में बीतेगा। यही मेरा श्राप है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पाप का परिहार बताइए। तुम्हें कुत्ते की प्रजाति की जिंदगी भर सेवा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी यौवन वापस आएगी। उस पाप के परिहार में
मैं कुत्तों की सेवा कर रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आपको थोड़े पपीज ला कर दूंगा। ये सोना तुम्हारा उपहार है, ये लो। कार्तिक बूढ़ी औरत को थोड़े पपीज लाकर देता है। वो बूढ़ी अपना सारा जीवन उन कुत्तों की सेवा करके अपने पाप का प्रायश्चित करती है। कार्तिक बूढ़ी औरत के दिए गए सोने से अपनी बहन की शादी करता है और अपने माँ बाप की प्यार से देखभाल करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत कभी नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।